हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। पेपर राइटिंग स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। टिप्स कुछ मैं दूंगा आपको, बहुत अच्छे से उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है, आप भूल जाओगे एग्जाम तक, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठिए, उसको नोट डाउन करते जाइए और उसको ज़रूर आप एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना, तो ही कोई ये वीडियो का आपको हेल्प होगा। ठीक है, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और अच्छा लगे तो फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना। चलिए, सबसे पहला होता है कि सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप अलग अलग सीक्वेंस में लिख सकते हो, आई होप आपको पता होगा। सिर्फ आईसीएसआई के रूल के हिसाब से ऐसा होता है कि अगर कोई एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस हैं तो वो सारे सब क्वेश्चंस एक जगह पे होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन 1 है, उसका ए बी सी डी है, तो बस वो ए बी सी डी एक जगह पे होने चाहिए। 1A इधर है, 1B कहीं और है, 1C कहीं और है, ऐसा अलाउड नहीं है। बाकी आप सीक्वेंस बदल सकते हो, क्वेश्चन 2 पहले अपीयर कर सकते हो, क्वेश्चन 5 पहले अपीयर कर सकते हो, पार्ट ए पार्ट बी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब क्वेश्चन ही होते हैं, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको पहले वो आंसर्स करने चाहिए जो आपको आते हैं, क्योंकि काफ़ी पेपर्स में, काफ़ी सब्जेक्ट्स में आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 ही सबसे बड़ा टफ क्वेश्चन होता है। तो आप कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व नहीं कर सकते। स्पेशली आजकल आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स का पैटर्न ऐसा है कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो केस स्टडी पैटर्न का होता है। CMSL ले लो, SMCF, या जो भी मेरे बच्चे अलग अलग मेरे सब्जेक्ट्स हैं, सब में पहला क्वेश्चन केस स्टडी लेवल का होता है। 1.5-2 पन्ने का सिर्फ केस स्टडी है, तो वो आप पहले मत करो। पढ़ने में, समझने में बहुत टाइम ले लोगे, फिर आप का डिमोटिवेशन ना हो जाए पेपर सॉल्व करते करते कि भाई 15-20 मिनट ऐसे ही फालतू में निकल गए। ठीक है, टाइम वेस्ट हो सकता है। इसीलिए जो आपके 15 मिनट आपको मिलते हैं उसमें आपको सीक्वेंस डिसाइड कर लेना चाहिए। सीक्वेंस पूरा डिसाइड कर लो, क्या पहले करना है, क्या लास्ट में करना है। सबसे छोटे, सबसे इजी जो भी चीज़ें होती हैं हर सब्जेक्ट में, वो आपको पहले स्टार्ट करनी चाहिए। कि भाई आप 1-1.5 घंटा बिना सोचे समझे, बिना ज़्यादा इंटरप्शन के फटाफट सिर्फ लिखते जाओ, ऐसी चीज़ें आपको पहले सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और कोई भी बड़ा क्वेश्चन या जो बहुत ही लेंदी है, आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो गलती से भी पहले सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो सीक्वेंस आप बदल सकते हो, आईसीएसआई का रूल मैंने आपको बता दिया। तो सीक्वेंस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा होता है कि आपका लेंथ ऑफ आंसर। काफ़ी बच्चे जो लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ मेरे हिसाब से मार्क्स के हिसाब से होनी चाहिए, मार्क्स के हिसाब से लेंथ डिसाइड करनी चाहिए। अब कोई आंसर का लेंथ ही छोटा है और वो 3 मार्क के लिए आया है, तो आप पूरा लिख दो, फिर उसमें सोचना नहीं पड़ता। सोचना कहाँ पड़ता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक बहुत बड़ा है और वो कम मार्क के लिए आ गया है, भाई वो है 8 मार्क का, 2 पेज का आंसर है, लेकिन आपको 3 मार्क के लिए आ गया, लेकिन आपको 5 मार्क के लिए आ गया, तो वहां पे आपको बस सोचना होता है लेंथ के बारे में। बड़ा है, 8 मार्क के लिए आया है, तो भाई पूरा ही लिखना पड़ेगा। छोटा है, 5 मार्क के लिए आया है, तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। बहुत ही छोटा है और 3 मार्क के लिए आया है, पूरा ही लिखना पड़ेगा। उसमें पॉइंट्स या लेंथ का सोचना ही नहीं पड़ता ना, हर चीज में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सोचना सिर्फ कब है कि जब टॉपिक बड़ा है पर वो आपको आया कम मार्क्स के लिए है, तो आप पूरा आंसर नहीं लिख सकते। 3 मार्क के लिए मैं नहीं कहूंगा आपको कि पूरे 2-2 पन्ने, 2.5-2.5 पन्ने आप 3 मार्क या 5 मार्क के लिए लिखो, टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए सिर्फ बड़ा कोई टॉपिक है और आपको कम मार्क्स के लिए आ गया है, तो आप उसमें कट शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके हैंडराइटिंग के ऊपर है, इसलिए मैं नंबर ऑफ पेजेस वगैरह नहीं बता सकता, बट आप एक यार्डस्टिक लगा सकते हो कि भाई चलो 3 मार्क का है तो 1 पेज आप उतना लिख सकते हो, 1 पेज से ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, उसका फिर पेपर छूट जाएगा नहीं तो आपका। और फिर 5 मार्क का है तो भाई 1.5 पेज से ज़्यादा लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। 8 मार्क का है तो 2 पेज, ऐसा मतलब एक आइडिया सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आइडिया ही दे सकता हूँ, एग्जैक्ट कोई ऐसा बता नहीं सकता है। टॉपिक टू टॉपिक, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये लेंथ का मैंने आपको बता दिया। इन जनरल लेंथ के बारे में सोचना ही नहीं होता है, सिर्फ बड़ा टॉपिक छोटे कम मार्क्स के लिए है तो आपको सोचना पड़ेगा। फिर प्रेजेंटेशन में, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो आपको प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना चाहिए। बहुत मेहनत करो ये देखने के लिए कि हर टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, पता होना चाहिए। मतलब आपको कि भाई अंडर राइटिंग है तो यस उसका टैबुलर फॉर्मेट ही बनता है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा।
जर्नल एंट्री है तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, लेजर है तो लेजर फॉर्मेट है। हर चीज़ का आपको ऐसा फॉर्मेट पता होने चाहिए और प्रॉपर फॉर्मेट में ही आपको प्रेजेंट करना चाहिए अलॉन्ग विद द वर्किंग नोट्स। ठीक है, वर्किंग नोट्स का भी मार्क्स होते हैं, वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं, तो 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 8 मार्क, सब में लगभग कहीं ना कहीं छोटे मोटे वर्किंग्स आते ही हैं और आपको वो मेरे ख्याल से दिखाने चाहिए। जहाँ भी हिडन फिगर्स हैं, कैलकुलेशन से आप निकाल रहे हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर वर्किंग नोट्स दिखानी चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप ब्रैकेट में दिखाओ, आंसर के अंदर ही दिखा दो, जर्नल एंट्री के अंदर दिखा दो, अलग से दिखाओ, ये आपके ऊपर है। पर हर आंकड़ा जो निकल रहा है वो आपके आंसर में दिखना चाहिए कि वो कैसे आया है। ठीक है, तो वो एक आपको ध्यान देना है। क्लियर है? फिर आता है आपका कि अंडरलाइन, काफ़ी बच्चों को अंडरलाइन करना होता है, काफ़ी बच्चों को अंडरलाइन करना होता है। तो अंडरलाइन पेन से मत करो, पेन उसी पेन से लिख रहे हो, उसी पेन से अंडरलाइन कर रहे हो, तो मैंने जितना देखा है, लोगों के आंसर्स देखे हैं, अच्छा नहीं दिखता। वो जो पर्पस होता है अंडरलाइनिंग का वो ही डिफीट हो जाता है, बहुत ही खराब दिखता है। ऊपर से वो लोग बिना स्केल के अंडरलाइन करते हैं, ऐसे आड़ी टेढ़ी लाइन करते हैं, इतना पैथेटिक लगता है। मुझे वही समझ में नहीं आता ऐसा किया ही क्यों, उससे अच्छा न करते। करना ही है तो पेंसिल से करो, क्योंकि कलर अलग हो जाता है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन में अच्छा दिखता है वो। पेंसिल से करो और स्केल से, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड्स को ही करना है। लोग फिर पूरा पूरा आधा आंसर ही पूरा अंडरलाइन कर लेते हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं है। बहुत ही कुछ पंच वर्ड्स हैं, पंच लाइन है, तो एक आध लाइन आप स्ट्रेस करने के लिए उसको अंडरलाइन कर सकते हो। पेंसिल से विथ स्केल नोट कर लेना। ठीक है, पेन से नहीं करना है और पेन से करना ही नहीं है। ठीक है, विथ स्केल विदाउट स्केल छोड़ ही दो, पेंसिल से ही करो और प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन अच्छे से दिखना चाहिए तो ही करो। फिर आते हैं कि रेगुलेशन नंबर, आई एम नॉट अ फैन ऑफ। ठीक है, रेगुलेशन नंबर आप याद नहीं कर सकते। लकीली कोई याद किया हुआ है, उस पर ही आ गया है, आप कॉन्फिडेंट हो तो आप लिख लो। बट अगर आप पढ़ते समय ही आपने नहीं ख्याल में रखे हैं, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, इतने सारे रेगुलेशंस हैं, इतने सारे नंबर्स हैं, तो आप याद नहीं कर पाओगे। वो स्ट्रेस आप मत लो। तो नंबर्स, रेगुलेशन नंबर्स मेरे ख्याल से कोट नहीं करने चाहिए अनलेस एंड अनटिल यू आर बहुत ही अब श्योर हो। तो रेगुलेशन के नाम आपको ज़रूर लिखने चाहिए, उसके बिना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बीकॉम और सीएस में यही फ़र्क है कि एटलीस्ट आप रेगुलेशन का नाम पूरा कोट करो हर आंसर में। हर आंसर में जो भी केस स्टडी है, जहाँ पे भी वो शॉर्ट नोट भी है, तो आप कोशिश करो कि वो जो रेगुलेशन से रिलेटेड है उस रेगुलेशन का पूरा नाम, प्रॉपर नाम आना चाहिए, करेक्ट नाम आपको लिखना है। ठीक है, नाम लिखने में गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो वो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए। फिर जो बेसिक चीज़ें हैं कि भाई पॉइंट वाइज आंसर को डिवाइड करने की आप कोशिश करो, एक लाइन छोड़ दो हर पॉइंट के बीच में, बुलेट्स या नंबरिंग देने की आप कोशिश करो। ठीक है, फिर आता है कि ज़्यादा स्क्रिबलिंग अवॉइड करो। ठीक है, करना भी है तो एक स्ट्रेट लाइन बढ़िया एस्थेटिक दिखनी चाहिए भाई, एक स्केल से पूरा ऐसा प्रॉपर स्क्रिबल करके वो कर दो उसको। ऐसे करके स्क्रिबलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ड्राइंग वाला काम इस पर नहीं करना है। एक सिंपल स्केल लेके एक सिंपल बस एक आपको कट कर देना है उसको। ठीक है, उतना चल जाएगा। फिर एक आता है कि पेपर एक्चुअली चेकिंग के लिए भी मेरे ख्याल से आपको 5-10 मिनट्स तो रखने चाहिए। 5-10 मिनट्स आपको कोशिश करनी है। काफ़ी पेपर्स में आपको उतना टाइम मिल जाएगा, मिल जाता है, काफ़ी पेपर्स में मिल जाता है, कुछ में सिर्फ आई थिंक नहीं मिलेगा। जैसे CFM का मेरा ही सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता उसमें किसी को चेकिंग के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से लिखते समय ही सारी चीज़ें ध्यान देनी है। वर्किंग नोट्स मैंने बताया था आपको लिखनी है। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स वाले आप हो कि भाई 5 का कर रहा हूँ तो 5 ही चाहिए, तो फिर आपको प्रॉपर वर्किंग नोट्स, प्रॉपर फॉर्मेट्स, प्रॉपर हेडिंग्स, रुपीज़ इन लैक्स, ये वो, ठीक है, सब आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नरेशंस वगैरह बहुत अच्छे से लिखने पड़ेंगे, वर्किंग नोट सब अच्छे से लिखने पड़ेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 में से 4, 4.5 या 5 डिपेंडिंग अपॉन चेकर टू चेकर उतना आपको परफेक्शन से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। सीक्वेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो आई थिंक मेजर पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। ठीक है, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, काफ़ी बच्चों का प्रॉब्लम ये है, वो बहुत टेक्निकली साउंड है लेकिन उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं,
तो आप थोड़ा फैला के लिखो, एक एक दो वर्ड्स में गैप अच्छी रखो ताकि समझ में आए। एक तो उनकी हैंडराइटिंग खराब है, ऊपर से वो सारे वर्ड चिपका चिपका के लिखते हैं, एक एक पॉइंट में लाइन भी नहीं छोड़ते हैं, तो वो सरदर्द होता है एक्चुअली चेकर के इसमें सरदर्द हो जाता है, क्योंकि 12-15 पेजेस उस लैंग्वेज के पढ़ना, समझने की कोशिश करना बहुत पेनफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने किया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट वो पेनफुल मत बनाइए चेकर के लिए। तो वो आप एक एक लाइन छोड़ें, दो दो वर्ड्स के बीच में थोड़ी गैप ज़्यादा रखें ताकि उसको समझने में आसानी जाए, ठीक है। और हैंडराइटिंग का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है मार्किंग पे, और आई थिंक ये उनके शीट पे लिखा भी होता है, ठीक है। तो हैंडराइटिंग बहुत क्रूशियल है, हैंडराइटिंग को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लें, ठीक है। बहुत कोरिलेशन है मार्क्स और हैंडराइटिंग एंड प्रेजेंटेशन का, ठीक है। और केस स्टडीज में भी आपको पता ही है, टू द पॉइंट ही आपको लिखना है, टू द पॉइंट पूछा है वो ही लिखना है, येस नो, और येस तो क्यों येस, नो तो क्यों नो, एकदम। केस स्टडी के जो आते हैं ना मल्टीपल, उसमें जो सब क्वेश्चंस होते हैं लॉ के पेपर्स में, टू द पॉइंट ही लिखना है, उसके अलावा और कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछा है बस उतना ही बताना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मिलते हैं। मैंने देखे हैं कि लोगों को बहुत ही सिंपल आंसर लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, मार्क्स मिले हैं। तो आप बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा लंबे आंसर्स लिखने की कोशिश मत करिए, जितना पूछा है उससे रिलेटेड ही चीज़ें आप लिखिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये सब था। पढ़ते पढ़ते ही एक्चुअली आपको मैं बोल रहा हूँ ये एक्सरसाइज करनी चाहिए कि पढ़ते पढ़ते ही आपको शॉर्ट नोट्स आप पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए भाई 3 मार्क के लिए आए तो मैं इतना लिखूंगा, 5 मार्क के लिए आए तो मैं इतना लिखूंगा। परफेक्शन रैंकर यही करते हैं, मैं खुद रैंकर रह चुका हूँ सीए कोर्स में, मैंने ये सब किया है। क्योंकि काफ़ी टॉपिक ऐसे होते हैं जो 3, 5, 8 तीनों के लिए पूछ सकते हैं, होता है ऐसा, काफ़ी बार होता है। तो आपको पढ़ते पढ़ते ही पता होना चाहिए कि भाई ये ठीक है, ये 5 का है, 5 का आया तो मैं इतना लिखूंगा, 3 का गलती से कम मार्क के लिए आ गया तो मैं ये चीज पॉइंट्स अवॉइड करके इतना इतना लिख दूंगा। तो ये आपको पढ़ते समय ही पूरी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि पेपर में आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको टिप्स अच्छे लगेंगे। कुछ आपके मन में और सवाल होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर करना और उसको शेयर ज़रूर करना अपने सारे सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के साथ जिनको काफ़ी बेसिक चीज़ें भी पता नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।